के आने वाले कल का ये शो है, अपनी जनता 134 करोड़ है। बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, डूबी हुई कश्ती फिर तैर सकती है। विश्वास रखिए मेरे दोस्तों, क्योंकि किस्मत तो कभी भी बदल सकती है, कभी बदल सकती है। Let me introduce myself. I am engineer Saurabh Shukla standing for you. My dear friend, मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी छोटे से उम्र में, क्योंकि बिजनेस के अंदर आया। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को बेसिकली बिलोंग करता हूं। मैं egos.com प्राइवेट लिमिटेड में डिप्लोमेट लीडर हूं। मैंने अपने लाइफ की शुरुआत नेटवर्क मार्केटिंग से इसलिए की क्योंकि मेरे ड्रीम्स बड़े थे और मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि मैं अपने सपनों को सच कर पाता या कोई बिजनेस की शुरुआत कर पाता। आज मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। छोटी सी उम्र से, मैंने 18 वर्ष की उम्र से मैंने शुरुआत करी थी। और जो एक इंसान अपने जीवन के अंदर सपना देखता है, छोटा सा बच्चा जब ख्वाब देखना शुरू करता है तो क्या देखता है? शायद उसके पास एक अच्छी सी कार हो, यस और नो? एक इंसान ख्वाब देखता है कि उसके पास एक अच्छा सा बड़ा सा 5-6 कमरे का घर हो, यस और नो? एक इंसान सोचता है कि उसके अकाउंट में 6-7 फिगर का बैलेंस हो, यस और नो? एक इंसान ख्वाब देखता है कि वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाना जाए, लोगों से पहचाने, यस और नो? माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पे सौरभ शुक्ला को लोग जानते नहीं हैं। एंड सबसे बड़ी बात, जिन सपनों की मैं बात कर रहा हूं, बाइक लेना, कार लेना, घर लेना, विदेश जाना, सब कुछ अपने पैसों पे मैं महज 22 वर्ष की उम्र में कर चुका था। महज 22 वर्ष की उम्र में सब कुछ कर पाया था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। वो रीजन था अंदर से लगी हुई आग। आज की इवेंट का नाम क्या रखा गया है? आगाज। ये आगाज तभी हो पाएगा आपके जीवन का जब मन में लगी होगी आग। यदि आग नहीं है मन में, कहते हैं ना कि ना तकलीफें ना संघर्ष, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। वो आग लगना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आग लगना चाहिए। अभी कोई बोल रहा था कि सर मुझे लाख रुपए महीने का कमाना है, 5 लाख रुपए महीने का कमाना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एम्बिशियस लोग बैठे हुए हैं। अपनी सक्सेस को आप रिलेट करते होंगे मॉनेटरी टर्म्स के अंदर कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। मैं आपको बता दूं, मेरे से कोई पूछे कि सर सक्सेस क्या है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सक्सेस का मतलब वो होता है जब आप अपना बेस्ट वर्जन अचीव कर सके। अचीविंग योर बेस्ट वर्जन इज द सक्सेस। जब आप कभी मिरर के सामने खड़े हो जाओ और कहो कि हाँ ये मेरा बेस्ट लेवल है, इससे बेहतर मैं नहीं हो सकता था, दैट इज द सक्सेस। मिरर के सामने जाओ और अपने गर्व के साथ ये कह पाते हो, आई लव यू यार, क्या लगता है यार, क्या कारनामा कर दिया तूने, वो सक्सेस होगी दोस्तों आपकी, वो सक्सेस होगी, वो आपकी असली सक्सेस है। एंड कुछ लोग मॉनेटरी टर्म्स की बात कर रहे थे। देखिए, सारा खेल सोच का है कि आप कितना पैसा कमाएंगे। कोई देखिए, हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़ रुपया साल भर का भी कमाते हैं, करोड़ रुपया महीने भर का भी कमाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़ रुपया एक महीने का भी और एक वीक का भी कमाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 1 करोड़ रुपए एक दिन का भी छाप देते हैं, यस और नो? और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो करोड़ रुपए 1 घंटे का भी कमा लेते हैं। अब यदि आप पैसों की बात करते हैं कि आप पैसा कितना कमाएंगे, तो एक छोटी सी स्टोरी जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, मैं उसको सुनाना चाहूंगा आज आप सभी लोगों को लाइव। एक बार क्या होता है, गुरु नानक जी के पास उनका शिष्य पहुंचता है ये जानने के इरादे से कि वो अपनी जिंदगी से कमा कितना पाएगा, वो अपनी जिंदगी में पैसा कितना बना पाएगा। गुरु नानक जी के पास जब वो पहुंचता है और कहता है, गुरु नानक जी बताइए मैं अपनी जिंदगी से क्या कमा सकता हूं, मेरी जिंदगी का मूल्य क्या है। गुरु नानक जी ने कहा कि मैं आपको आपके जीवन की कीमत जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक पत्थर देता हूं आपको, जिसे आपको बेचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कीमत पता करके आनी है। उस पत्थर को लेकर वो शिष्य पहुंच जाता है सबसे पहले एक फल वाले के पास और अपने पत्थर को पेश करता है कीमत जानने के इरादे से, और कहता है कि क्या कीमत लगाते हो इस पत्थर की। तो फल वाला कहता है क्योंकि पत्थर तुम्हारा चमकता बड़ा अच्छा है, इसलिए काम करो, 1 दर्जन संतरे ले जाओ, इस पत्थर को मेरे पास छोड़ के चले जाओ। मना कर देता है, कहता है बेचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कीमत पता करनी है। आगे चला जाता है, थोड़ी दूरी के बाद उसको एक सब्जी वाला दिखाई देता है, अपने पत्थर को
फिर से पेश करता है कीमत जानने के इरादे से, और फिर सवाल करता है कि क्या कीमत लगाते हो इस पत्थर की। तो सब्जी वाला कहता है क्योंकि पत्थर तुम्हारा चमकता बड़ा अच्छा है, इसलिए काम करो, एक बोरी आलू ले जाओ, इस पत्थर को मेरे पास छोड़ के चले जाओ। मना कर देता है, कहता है बेचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कीमत पता करनी है। आगे चला जाता है, थोड़ी दूरी के बाद उसको एक सुनार दिखाई देता है जिसे सोने चांदी का थोड़ा सा ज्ञान होता है। उस पत्थर को देखता है, समझ जाता है ये नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये तो रूबी पत्थर है। कहता है कि लाख रुपया ले जाओ और इस पत्थर को मेरे पास छोड़ के चले जाओ। मना कर देता है, कहता है बेचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कीमत पता करनी है। थोड़ी दूरी के बाद जब उसको एक जौहरी दिखाई देता है, अपनी जौहरी के सामने अपने पत्थर को वो पेश करता है। जब वो जौहरी उस पत्थर को देखता है, जैसे वो पत्थर उसकी आंखों के सामने आता है, सरप्राइज हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है, आंखों की पुतलियां खड़ी हो जाती है, हैरान रह जाता है। इतने में उस शिष्य से रहा नहीं जाता और कहता है आप ये बताइए कीमत क्या लगाते हैं इस पत्थर की। तो जो जौहरी होता है वो कहता है यदि कीमत की बात करते हो तो 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, संपत्ति नहीं, जायदाद नहीं, यदि पूरी कायनात को भी एक कर दिया जाए ना तो इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती है, क्योंकि तो बेशकीमती पत्थर है। माय डियर फ्रेंड, वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, भागा गुरु नानक जी के पास पहुंचता है और पूरे दिन भर का घटनाक्रम बताता है और फिर से सवाल पूछता है गुरु जी से, गुरु जी आप बताइए क्या कीमत है मेरे जीवन की, मैं अपनी जिंदगी से कितना कमा सकता हूं। तो गुरु नानक जी का जवाब होता है कि तुम्हारे जीवन की कीमत भी ठीक इस पत्थर की तरह है, चाहो तो इसे 1 दर्जन संतरे के भाव बेच दो या 1 बोरी आलू के भाव बेच दो या इसे बेशकीमत बना दो। ये सिर्फ तुम्हारी सोच पे, एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि तुम इसे ले कहां जाना चाहते हो। Exactly my friend. एटीट्यूड डिटरमाइंस एटीट्यूड। आप कितनी ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे, आपका एटीट्यूड सारा कुछ बता देता है। सब कुछ खेल एटीट्यूड का है। एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में सिर्फ अंतर होता है जो एटीट्यूड का होता है। बड़े सपने देखिए और उनको सच भी करिए। यकीन मानिए जो काम दुनिया को नामुमकिन लगे उसी काम को करने में ही आपको महानता मिलती है। आसान काम को करने में कभी महानता नहीं मिलती है। आज यदि आप मुझे सुनने आए हैं, मेरे साथ में 3 दोस्तों को सुनने के लिए आए हैं, तो उन्होंने अपनी उम्र में वो कर दिया जो ऑर्डिनरी से लोग नहीं कर पाते हैं। आप सबको भी उस लेवल को अचीव करना पड़ेगा। कुछ यहाँ पे बैठे होंगे, सच सपने अपने ये तो फालतू बातें होती है, सच थोड़ी ना होते। मैं आपको बताऊं, कभी भी मेरे फादर, मैं आपको बताऊं, मेरे पापा क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, आप सब भी बहुत बड़े फैन होंगे, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं। तो जब मैं छोटा था, बचपन में सभी छोटे ही होते हैं, तो क्रिकेट देखा करते थे। तो जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा हो तो मेरे पापा कभी भी नहीं कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं कह दूंगा तो पनौती लग जाएगी, 100% हार जाएगी। हमेशा उनको लगता था। वो कभी नहीं कह पाते थे, कभी नहीं अपनी बात एक्सप्रेस कर पाते थे, क्योंकि उनको डर था कि जो मैं कह दूंगा वो मैं नहीं कर पाऊंगा। आप में से भी कई लोग अपने सपने शेयर करने से डरते हैं, यदि मैंने कह दिया तो लोग मजाक उड़ाएंगे। होता है अपने सपने शेयर करने से डर लगता है। माय डियर फ्रेंड, कामयाबी के कुछ स्टेप समझ लीजिए। जब भी आप कुछ नया ट्राई करेंगे, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, भाई ये सब क्या कर रहा है, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। आप उनके पास कहेंगे, जाएंगे, अपने सपनों की बात करेंगे, कहेंगे भाई तू भी कर सकता है। आपका दोस्त यही कहेगा, भाई कुछ नहीं रखा, वो दोस्त आपका साथ छोड़ के चला जाएगा। जब आप उस काम को करेंगे, उस काम में वो व्यवधान भी डालेगा कि आप इसको पूरा ना कर पाओ, लेकिन आप पूरी शिद्दत से लगे रहते हैं। और जिस दिन आप कामयाब हो जाते हैं, उस दिन वही दोस्त आपके पास रिश्तेदारी निकालने भी आता है, दुनिया को गर्व के साथ कहता है, वो सौरभ शुक्ला को देख रहा है ना, वो मेरा भाई है, मुझे तो विश्वास था एक दिन वो कामयाब हो ही जाएगा, वो कर ही जाएगा। जब तक आपको दुनिया पागल ना कहे तो कामयाब आप हो नहीं सकते। सफलता की पहली सीढ़ी है पागलपन। कोई पागल बोले ना
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बोले क्यों पागल में थैंक यू क्यों बोल दिया तूने? बोलना कि सौरभ बाबा मिले थे, उन्होंने बताया था कि पागल एक पंजाबी वर्ड है जो कि मिलकर बना है पा प्लस गल से। पा का मतलब पाना, गल का मतलब कमिटमेंट, जो मतलब खुद की गई कमिटमेंट को पाले वही तो पागल होता है, वही तो पागल होता है। और पागल मतलब प्रगतिशील, गतिशील और लगनशील होता है, लगनशील होता है। इसके बाद भी कोई कहे पागल है तो कहना इन पागल दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो क्योंकि हम पागल ही सबसे अच्छे हैं, हम पागल ही सबसे अच्छे हैं। एमडी मोटिवेशन, अभी आप उनकी जर्नी सुनेंगे, छोटी सी एज में क्या सक्सेस पाई है आप उनको देखेंगे। आप आदित्य कुमार को सुनेंगे, उन्होंने छोटी सी एज में कैसे अपने चैनल को इतना बड़ा कर लिया, आप सब कुछ देखेंगे। लेकिन इसके पीछे की मेहनत को भी देखिएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इच्छाएं और इरादों में एक ही अंतर होता है। इच्छाएं उसी चीज के लिए प्रेरित करती हैं जो जिस चीज के लिए इरादा प्रेरित करता है, लेकिन इच्छाएं टूट जाया करती हैं और इरादे कभी टूटा नहीं करते, कभी टूटा नहीं करते। मजबूत इरादों के साथ सपना तो देखिए। एक ऐसा बच्चा था जो कभी पेट्रोल पंप पे नौकरी किया करता था, लोग आते थे फेंक के पैसे दिया करते थे, लोगों से कहा करता था मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता हूं। जिन बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आप इतराते हो, देखना एक वक्त होगा मेरे पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, मेरे पास भी बड़े बड़े पेट्रोल पंप होंगे। लोग उसको देखते और मजाक उड़ाते, कहते पागल हो गया है, 500 रुपए कमाता है और बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है। लेकिन वही बच्चा जो 500 रुपए कमाया करता था, 50 रुपए की चाय बड़े बड़े होटल्स, उस टाइम के 5 स्टार होटल्स में जाता था, चाय और कॉफी पीने जाता था, लोग उसको फिर देखते और मजाक उड़ाते, कहते पागल हो गया है, 500 रुपए कमाता है, बड़ी बातें बड़ी बड़ी करता है, 50 रुपए की चाय पीने जाता है। लोगों ने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, स्क्रू वगैरह तो ढीला नहीं है, 500 रुपए कमाते हो, 50 की चाय पी लेते हो? तो लोगों से उसने बताया कि मैं ऐसा इसलिए नहीं करता हूं कि मैं चाय पीने का शौकीन, बल्कि मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि अमीर ऐसा क्या काम करते हैं कि अमीर हैं और गरीब ऐसा क्या काम करते हैं गरीब हैं। एंड एक ही निष्कर्ष निकाला था दोस्तों जो आज आपको समझ के जाना होगा। उन्होंने कहा कि अमीर इंसान सिर्फ अपनी सोच से अमीर होता है, तो गरीब इंसान सिर्फ अपनी सोच से गरीब होता है, सोच से गरीब होता है। रिचनेस नॉट कम्स फ्रॉम द पॉकेट, इट कम्स फ्रॉम द माइंड। अमीरी कभी इस बात से नहीं आती कि आपके जेब में कितने पैसे पड़े हैं, अमीरी इस बात से आती है कि आपका दिमाग कितना बेहतर काम करता है। और इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूं, बहुत आसानी से प्रूव कर सकता हूं। यहां पे दो तरीके के लोग बैठे हैं, दो ही तरीके के। पहले ऐसे, पहली कैटेगरी, हमारे घर में कुछ भी नहीं था, कंगाल लोग, खाने को पैसे नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, लेकिन अचानक से हमारे घर में एक योद्धा का जन्म हुआ। योद्धा कौन? हमारे पापा जी। उन्होंने घर के सारे हालात बदल दिए। ये जो हवेली देख रहे हो ना, पापा जी की देन है, दादाजी की देन है, ऐसा बोलते आपने सुना होगा। और दूसरी कैटेगरी, हमें नहीं जानते हो जमींदार थे, हजारों एकड़ थी हमारे पास, बहुत जमीनें थी, लेकिन अचानक से परिवार में एक सनकी बुढ़ा पैदा हुआ, सब बेच खाया, बर्बाद हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? अमीर गरीब बन सकता है और गरीब और अमीर बन सकता है। अमीर गरीब भी बन सकता है, अमीर और भी अमीर बन सकता है। माय डियर फ्रेंड, वही बच्चा जो पेट्रोल पंप में नौकरी किया करता था, जब इस हिंदुस्तान की धरती को छोड़ के, जब इस दुनिया को छोड़ के गया, कहते हैं मुंबई कभी थमती नहीं, लेकिन 10.5 घंटे के लिए मुंबई को थाम के गया और इसी हिंदुस्तान की धरती के अंदर 75,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गया। नन अदर देन मिस्टर धीरू भाई अंबानी जी है। क्या नहीं हो सकता? जो आप इस दुनिया के अंदर चाह लो तो क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है।
भाई बहन, एक मछुआरे का बेटा लोगों के घरों में न्यूज़पेपर बांटा करता था, लोगों से कहा करता था एक वक्त आएगा मैं साइंटिस्ट बनूंगा। आपके घर में कोई न्यूज़पेपर बांटने वाला इंसान कहे कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, विश्वास आएगा? तो क्या फेंक रहा है? साइंटिस्ट? साइंटिस्ट की स्पेलिंग बता पहले, यही बोलोगे। लेकिन वो बच्चा मेहनत करता रहा एंड जब उसको इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेना था, उसकी सिस्टर ने अपनी ज्वेलरी बेच करके उनको पढ़ाई के लिए भेजा था और आज उनका नाम पूरा हिंदुस्तान पूरे गौरव के साथ सुनता है। और मुझे पता है कि मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा, जब मैं उनका नाम लूंगा तो अभी तक इस हॉल की सबसे ज्यादा शोर और तालियां बजेगी, क्योंकि लोगों ने भगत सिंह को देखा होगा, महात्मा गांधी को देखा होगा। मुझे अफसोस है कि मैंने उनको नहीं देखा, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने चंद्रशेखर आजाद को नहीं देखा, मुझे बहुत अफसोस है मैंने रानी लक्ष्मीबाई को नहीं देखा। लेकिन हाँ, मुझे बहुत गर्व है कि मैंने अपनी आंखों से डॉक्टर अब्दुल कलाम को देखा। ना सिर्फ हमारे देश के साइंटिस्ट बने, बल्कि देश के बहुत लोकप्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने। इस दुनिया के अंदर सब कुछ आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है, लेकिन हमारी सोच वहां तक पहुंचनी चाहिए। क्या हम पहुंचा सकते हैं? यस और नो? एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि जिंदगी के अंदर कुछ आपको पाना है तो आपको करो या मरो का जुनून लाना पड़ेगा। या तो करना है या तो बीच में नहीं रहना है। बीच वालों का कहीं नाम होता है क्या? या तो फकीर का होता है या तो अमीर का होता है। आजकल के जो फकीर है वही सबसे ज्यादा अमीर है ना? तो मतलब क्या हुआ? कुछ करने पे ही नाम है। फकीर बनो तो बड़े फकीर बनो, और अमीर भी बनो तो बड़े अमीर बनो, बीच में मत अटको। एक ड्रीम लो 2019 शुरू करने से पहले कि करना है मीन्स कुछ बड़ा करना है। मुझे इस दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। वो दम लाइए अपने अंदर, वो अंदर से एक इग्नाइट करिए, अपने आप को इतना पैशनेट करिए कि 2019 से मिला है। मैं अपनी लाइफ में सक्सेस इसलिए कर पाया क्योंकि मैं, जब मुझे किसी चीज का बुरा लग जाता है ना तो मैं कुछ बड़ा करता हूं। जिंदगी में जब अच्छा लग रहा है तो बुरा लग रहा है, जब जिंदगी में बुरा लग रहा है तभी वो तुम्हारा सबसे सही समय है, वही सबसे अच्छा लग रहा है, वही सबसे अच्छा लग रहा है। एंड आज की बात करो या मरो का जुनून लाओ। आप सब सिकंदर महान को जानते होंगे, जानते हो? सोनो, जो जीता इतने सारे युद्ध जीते कि आज जीत सिकंदर के नाम पे जानी जाती है। सिकंदर जी से जब पूछा गया कि सिकंदर भाई ऐसी कौन सी बात है, सारे युद्ध जीत लेते हो, कुछ ना कुछ तो रखा होगा, ऐसा कौन सा हथियार है आपके पास, कैसे जीत जाते हो? सिकंदर ने बोला कि जब भी मैं कोई युद्ध लड़ने जाता हूं तो जिन रास्तों से जाता हूं, जिन रास्तों से मैं किसी दूसरी सेना पे आक्रमण करता हूं, वो सारे रास्ते नष्ट कर देता हूं। रास्ते नष्ट कर देता हूं तो मेरी सेना के पास भागने का ऑप्शन खत्म हो जाता है। सेना युद्ध लड़ती है, दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो जीतेंगे या तो भागेंगे। हम किसी को पीटने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? संख्या बल कम हुई उनकी तो मार के आते हैं, तो भाई अगली बार तो ऐसे ही आए थे हाल चाल लेने, ऐसा होता है ना? सिकंदर जी ने ऑप्शन ही खत्म कर दिया भागने का। जब उनकी सेना गई लड़ने तो उनके पास भी दो ऑप्शन था। देखिए, मरना कोई चाहता नहीं है, सोनो। सिकंदर जी की जब सेना ने आक्रमण किया किसी भी देश पे, जब भी किया, जब ऑप्शन यह होता था भागने का ऑप्शन खत्म कर दिया, और मरना कोई चाहता नहीं है। और सिकंदर जी के सेना के पास एक ही ऑप्शन बचता था, जिस वजह से वो जीतते थे। लड़ना नहीं, वो ऑप्शन था, क्योंकि हर इंसान को अपनी जान से प्यार है। वो ऑप्शन था जिस वजह से जीतते हैं। वो बताना चाहूंगा, वो ऑप्शन था या तो जीतूंगा या फिर जीतूंगा, 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 या फिर जीतूंगा। आपको यदि जीतना है, यदि आपको जीतना है तो कंप्रोमाइज नहीं करना है। सक्सेस उन्हीं को मिलता करती है जो सक्सेस को डिजर्व किया करते हैं। डिजर्विंग आपको बनना पड़ेगा। भगवान आपको सक्सेस देने से पहले ना आपके बड़े टेस्ट लेता है, आपकी एग्जामिनेशन लेता है कि आप एक्चुअली आप डिजर्व करते हो कि नहीं करते हो। अब जरा सोचिए, थॉमस अल्वा एडिसन जी ने 1000 बार ट्राई किया, उसके बाद नोबेल मिला पाए। आप सब जानते होंगे डॉक्टर अब्राहम लिंकन जी को, बचपन में जब वो एक लकड़हारे का बेटा,
एक लतारे का बेटा पहुंच जाता है ज्योतिषी के पास, अपना हाथ लेकर और कहता है ज्योतिषी से कि ज्योतिषी, मैं अपने देश का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। ज्योतिषी ने उसको देखा और कहा, तुम लकड़हारे के बेटे हो, राष्ट्रपति? नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। क्योंकि अमेरिका का था ना, तो इंग्लिश ही बोला होगा, अपने तक हिंदी बोलते हैं। तो उसने बोला, भाई ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरे हाथों के अंदर वो लकीरें हैं कि नहीं? तो बोलता है, लकीरें नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब ब्लैंक है, कोई स्कोप नहीं है तेरा। बोला, भाई अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ लकीरें कैसी होनी चाहिए? बोला, ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा पैटर्न चाहिए राष्ट्रपति के लिए। घर आता है, खंजर उठाता है, हाथों में बनाने की कोशिश करता है, खंजर से हाथों में घाव कर लेता है। घाव बनाने के बाद एक वक्त बाद मिट जाता है, फिर बनाता है, फिर मिट जाता है, फिर बनाता है, फिर मिट जाता है, फिर बनाता है, फिर मिट जाता है। अब धीरे धीरे उसको इस बात का यकीन आ गया, जो लोग अपनी किस्मत पे रोते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सीख। उसने बताया, तेरे मत कर विश्वास इन हाथ की लकीरों पे, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं हुआ करते, जिनके हाथ ही नहीं हुआ करते। एंड वही बच्चा, वही मछुआरे का बेटा 18 साल की उम्र के अंदर लोगों की किताबें पढ़ने लगा। 19 साल में पोस्ट मास्टर बन गया। पोस्ट मास्टर बनने का सपना नहीं था, बल्कि उस समय किताबें डाक के द्वारा आया करती थी। दूसरों की किताबें पढ़ पढ़ के 21 साल की उम्र में लॉयर बन गया। 22 साल में पहला बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें फेल हो गया। 23 साल में पहला चुनाव हार गया। 24 साल में एक और बिजनेस की शुरुआत करी जिसमें वो दिवालिया हो गया। 26 साल की उम्र के अंदर जिस लड़की से वो प्यार करता था, बहुत बेहतरीन मोहब्बत करता था, उसकी डेथ हो गई, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 29 साल की उम्र के अंदर अपने आप को स्टैंड किया। 31 साल में सीनेट के चुनाव हार गया। 35 और 39 साल के अंदर विधानसभा चुनाव हार गया। 42 और 43 के अंदर फिर से चुनाव हार गया। 45 और 49 साल के अंदर फिर से उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गया। लेकिन 51 साल के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और अमेरिका देश के अब तक के सबसे सफलतम राष्ट्रपति डॉक्टर अब्राहम लिंकन रहे। डॉक्टर अब्राहम लिंकन। माय डियर फ्रेंड, एक बात याद रखिएगा, लड़ते लड़ते थका नहीं जो, हार न जिसने मानी, हार गए वो सब फकीर चंद, जो जीता वाइट लिंकन, वाइट अंबानी, वाइट लिंकन, वाइट अंबानी। लास्टली मैं आपको, क्योंकि टाइम कम है, बहुत सारे लोगों को सुनना है, बोर तो नहीं होंगे आप लोग? अच्छा लग रहा है आपको? थैंक यू वेरी मच। सो मैं आपको एक चीज लास्ट में बोलूंगा कि जिंदगी के अंदर ना कभी किसी को दोष मत देना, कभी अपनी परिस्थितियों को कसूरवार मत ठहरा। मैं कामयाब नहीं हो पाया, ये पर्सन, ये आदमी मेरी जिंदगी में ना आया होता ना, ये छोरी या छोरा मेरे जीवन में ना आया होता ना, तो कारनामे कर देता, झंडे गाड़ देता। भाई तेरे को झंडे गाड़ना है ना, तो उसके साथ भी और उसके बाद भी गाड़ेगा। यदि तेरे में केमिकल लोचा है तो उसके साथ और उसके साथ साथ किया जाएगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। केमिकल लोचा देख तेरे में, जो भी है, दुनिया को दोष मत दे। मैं ये मानता हूं, जब दुनिया के इतने बड़े एग्जांपल्स आपने सुने, अंबानी जी का सुन लिया, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का सुन लिया, अभी इतने सारे लोगों का सुनना बाकी है। सबकी गर्लफ्रेंड थी, सबको छोड़ के गई, सबको छोड़ के गई, कुछ नहीं हुआ। आज मैं इस मुद्दे पे क्यों बात कर रहा हूं? मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं, सर बड़ा डिप्रेस चल रहा हूं, सर वो छोड़ के चली गई। अबे चली गई तो चली गई, दूसरी को ला। बहुत सारे लोग हैं, मतलब इतना बड़ा इशू बना लेते हैं कि सर वो लड़की इशू है। पहली बात तो प्यार मोहब्बत धोखा है, काम कर ले बेटा, अभी भी मौका है। आपने फल देखा है? आप बताइए, कच्चे फल की कीमत ज्यादा मिलती है पके फल की? कच्चा महंगा बिकता है कि पका? अभी बिकोगे, सस्ते बिक जाओगे। इंतजार करो, स्कूटी वालों के पीछे मत भागो, BMW वाली आपका इंतजार कर रही है। लेकिन लायक तो बनना पड़ेगा ना, लड्डू फूट रहा है BMW के नाम पे, ऐसे ही नहीं मिलेगी। BMW वाली उसी को मिलती है जो जगुआर वाला होता है। Getting my point?
और कुछ हमारी गर्ल्स बहनें भी बैठी हुई हैं, वो भी रिलेट कर लीजिए अपने हिसाब से। तो लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, किसी प्रॉब्लम को बहाना मत बनाओ, है ना। जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है ना, सबके साथ हो रहा है। मेरे साथ भी जीवन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो है जिंदगी भर रहनी है। प्रॉब्लम तो सिर्फ अर्थी के साथ जाती है। जिंदा हो प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा, वो ग्राफ देखा होगा, है ना, वो ऊपर नीचे होता रहेगा। जितना ऊपर नीचे होगे ना, जितना नीचे जाओगे ना, उतना ऊपर जाओगे। टेनिस बॉल को जितना तेजी से पटकोगे ना, उतना आसमान की ऊंचाइयों पे जाएगी वो। आप सभी बड़ी कामयाबी के लिए बने हो। हाँ। कुछ लोग कहेंगे अच्छी फैमिली से नहीं, कुछ लोग कहेंगे पढ़ने का अच्छा अवसर नहीं, कुछ लोग कहेंगे पैसे की बड़ी कमी है, कुछ लोग कहेंगे विकलांग, कुछ लोग कहेंगे दुर्घटनाएं ही दुर्घटनाएं, कुछ लोग कहेंगे पैसा लगाया कहीं डूब गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग कहेंगे मुझे पढ़ने का उचित अवसर नहीं मिला। उनको बता देना चाहता हूं, फोर्ड कंपनी के मालिक और वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट में से एक मिस्टर हेनरी फोर्ड जी को भी पढ़ने का उचित अवसर नहीं मिला था। कुछ लोग कहेंगे मेरा जन्म अत्यंत गरीब परिवार में हुआ। उनको बता देना चाहता हूं, अब्दुल कलाम जी का जन्म भी अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। कुछ लोग कहेंगे बचपन में पिताजी का देहांत हो गया। हिंदुस्तान के प्रख्यात संगीतकार मिस्टर ए आर रहमान जी के पिताजी का देहांत बचपन में हो गया था। कुछ लोग कहेंगे बचपन में एक एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद हिम्मत चली गई। हिंदुस्तान की प्रख्यात नृत्यांगना मिसेस सुधा चंद्रन जी का एक तार नकली है। कुछ लोग कहेंगे पैसे नहीं है। माय डियर फ्रेंड, मैं उनको बता देना चाहता हूं, नारायण मूर्ति जी ने जब इन्फोसिस की शुरुआत करी थी, अपनी वाइफ की ज्वेलरी गिरवी रख के गई थी। कुछ लोग कहेंगे कि माय डियर फ्रेंड, मैं छोटी सी नौकरी करता हूं, उससे क्या होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि धीरूभाई अंबानी भी कभी छोटी सी नौकरी क्या करते थे। कुछ लोग कहेंगे मेरी फेस वैल्यू नहीं है, लोग मेरे आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करते। जब पहली बार लोग फोटोकॉपी मशीन का आइडिया लेकर आए थे, उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया था। कुछ लोग कहेंगे मैंने कहीं पैसा लगाया था, मैं दिवालिया हो गया। मैं उनको बता देना चाहता हूं, पेप्सी कोला जैसी कंपनी 3 बार दिवालिया हो चुकी है। कुछ लोग कहेंगे आधी जिंदगी तो साइकिल में गुजर गई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, निर्मा कंपनी के मालिक मिस्टर करसन भाई पटेल जी ने अपनी आधी जिंदगी साइकिल पे गुजार दी थी। कुछ लोग कहेंगे मेरी हाइट बहुत छोटी है। उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि कम हाइट के साथ भी सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। कुछ लोग कहेंगे मेरी आवाज अच्छी नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब अमिताभ बच्चन पहली बार इंटरव्यू के लिए गए ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के अंदर, तो कह दिया गया तुम्हारी आवाज नहीं अच्छी है, लेकिन आज हिंदुस्तान की सबसे बुलंद आवाज में से अमिताभ बच्चन जी की आवाज है। कुछ लोग कहेंगे कि जीवन में समस्याएं भरी पड़ी हैं। कुछ लोग कहेंगे पैसों की कमी है। कुछ लोग कहेंगे मेरे पास रिसोर्सेस की कमी है। मैं आपको कहूंगा ये सारी की सारी कमी मेरे साथ भी थी। यदि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं। लास्ट की एक स्टोरी एंड मेरा पार्ट यही पर खत्म होता है। कभी अपनी विपरीत परिस्थितियों को हार का कारण नहीं, जीत का कारण बनाएं। आज पैसे नहीं है तो उसका बहाना मत लीजिए, क्योंकि पैसे नहीं है इसीलिए तो अमीर बनना है। कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो उसका बहाना मत दीजिए, कॉन्टैक्ट्स नहीं है, कॉन्टैक्ट्स ही तो बनाना है। कार नहीं है तो उसका बहाना मत दीजिए कि कार नहीं है, कार खरीदना है तभी तो काम करना है। भाई कभी चीजों के ना होने का अफसोस मत करिए, बल्कि गॉड को शुक्रगुजार करिए कि भगवान ने मुझे मौका तो दिया कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊं। जनरली लोगों को ऐसा होता है, जनरली लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स उनको बाइक और कार गिफ्ट करते हैं। मैं ज्यादा ब्लेस्ड हूं, मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूं। मैं 19 वर्ष की उम्र के अंदर एक ऐसा बच्चा बन पाया था जो अपने पापा को अपनी कार पे बैठा पा रहा था और पापा गर्व महसूस कर रहे थे। मैं ज्यादा ब्लेस्ड हूं। लास्ट एक कहानी अगर आप आगे एक बार क्या होता है, जापान आप सब जानते हैं, वहां पे जूडो कराटे बहुत चलता है। जापान के एक छोटे शहर के अंदर एक ओकायो नाम का बच्चा रहा करता था जो अपने परिवार के साथ रहा करता था। एक बार क्या होता है कि वो हाईवे के ऊपर जा रहा होता है, तो क्या होता है कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके मम्मी पापा साथ में होते हैं। जैसे उसके पेरेंट्स की आंखें अस्पताल में खुलती हैं, तो हर एक पेरेंट्स की तरफ उनकी पहली चिंता उनके बच्चे की होती है। अपने बच्चे को उनकी नजरें तलाश नहीं थी, तब तक डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि आपका बेटा जिंदा है, और बुरी खबर यह है कि एक्सीडेंट की वजह से उसके बाएं हाथ से वायरस पूरी बॉडी में फैल रहा था। इस वजह से उसका बायां हाथ कट करना पड़ गया। पेरेंट्स बड़े दुखी होते हैं, लेकिन पेरेंट्स कैसे भी हों अपने बच्चों का हर हाल में ख्याल रखते हैं, उस बच्चे को पालना शुरू करते हैं। लेकिन वो ओकायो
जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो मार्शल आर्ट का चैंपियन बनना चाहता था। वो पहले से उसका एक सपना था कि मैं मार्शल आर्ट का चैंपियन बन जाऊं। उसने वो जिद हाथ कटने के बाद भी नहीं छोड़ी। उसने अपने पेरेंट्स को फिर से बोला कुछ दिनों बाद कि मुझे मार्शल आर्ट का चैंपियन बनना है। घर वालों ने जब उसकी बात सुनी तो बड़े दुखी हुए कि इसका एक हाथ कट चुका है और मार्शल आर्ट का चैंपियन बनने की बात कर रहा है। जब घर वालों ने मुझसे कहा कि बेटा आप पढ़ने में मन लगाओ, लेकिन उस बच्चे ने जिद करी कि नहीं मुझे बनना है तो मार्शल आर्ट का चैंपियन बनना है। वक्त गुजरा, उसकी जिद के सामने एक दिन उसके माता पिता उस शहर के सबसे बड़े गुरु के पास ले गए और उपायों के बारे में बताया। गुरुजी ने जैसे उस बच्चे को देखा तो कहा ये तो इम्पॉसिबल है, एक बच्चा जिसका एक हाथ नहीं है वो मार्शल आर्ट का चैंपियन कैसे बन सकता है। लेकिन वो बच्चा जिद करने लगा कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य ही मार्शल आर्ट का चैंपियन बनना है। तो गुरुजी ने हामी भर दी, कहा मैं आपको मार्शल आर्ट जरूर सिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले कंडीशन देता हूं कि आपको इस दौरान, इस शिक्षा के दौरान आपको एक भी सवाल नहीं करना है। उस बात को एग्री कर जाता है। ट्रेनिंग शुरू होती है। ओकायो को पहले दिन एक पंच सिखाया गया, इस तरीके से कुछ मारने वाला। पहले दिन वो पंच सिखाया गया, दूसरे दिन वो पंच सिखाया गया, तीसरे दिन वो पंच सिखाया गया, बार बार वो एक पंच सिखाया जा रहा था। 1 महीने हो गए, सिर्फ एक ही पंच की प्रैक्टिस कराई जा रही थी। उससे रहा नहीं गया। उसने कहा कि मेरे साथ के जो लोग आए गुरुजी आपने उनको तरह तरह के पंच सिखा दिए और मुझे एक ही तरह का पंच मारना क्यों सिखा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने कहा था कि बीच में सवाल नहीं पूछोगे। वो फिर से चुप हो जाता है। प्रैक्टिस शुरू हो जाती है और अचानक से जापान की सबसे बड़ी प्रतियोगिता का अनाउंसमेंट होता है, जिसमें एक खबर आग की तरफ फैल गई कि एक ऐसा बच्चा इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है जिसका एक हाथ है ही नहीं। प्रतियोगिता शुरू होती है, लीग राउंड शुरू हुए। उस बच्चे ने अपने प्रतिद्वंदी को हराया, लीग हराया, क्वार्टर हराया, सारे मैच जीतते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गया और सेमीफाइनल में भी उसने अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया। ये न्यूज़ पूरे विश्व में फैल चुकी थी कि एक ऐसा बच्चा जिसका एक हाथ है ही नहीं वो मार्शल आर्ट की उस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच चुका था, जहां पे उसका मुकाबला बहुत ही मजबूत प्रतिद्वंदी था जिसके बारे में कहा जाता था कि आज तक इसको कोई हरा नहीं पाया। मुकाबला शुरू होता है। माय डियर फ्रेंड, जैसे मुकाबला शुरू होता है प्रतिद्वंदी काफी मजबूत होता है। एक पंच मारता है, ओकायो जमीन पे गिर जाता है। ओकायो की नजरें उसके गुरु से टकरा रही थी कि गुरुजी अब तो कुछ बता दीजिए, अब तो मैं हारने वाला हूं। तो गुरुजी ने उसको चीयर किया कि बेटा लड़ते रहो, जीत तुम्हारी होगी। एंड माय डियर फ्रेंड, पूरी दुनिया में कुछ वक्त बाद पता क्या चलता है कि एक ऐसा बच्चा इस बार मार्शल आर्ट का चैंपियन बना है जिसका एक हाथ है ही नहीं। माय डियर फ्रेंड, अगले दिन वो गुरुजी के पास पहुंचता है, बड़ा उदास होता है, बड़ा दुखी होता है। और गुरुजी ने उसको देखा कि बेटा की उदास क्यों हो, आपका तो सपना था मार्शल आर्ट का चैंपियन बनना, आपने उस सपने को पा लिया है, अब तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी आपको खुशी मिल गई। तो उस बच्चे ने कहा कि गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जीत मिली है ये प्रतिद्वंदी ने मुझ पे सांत्वना, दया खाकर मुझको जीत दी है, उस पे दया करके ये भीख के रूप में मुझे जीत दी है। तब गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट एक ऐसी विद्या है जहां पे हर एक अटैक का काउंटर अटैक बना होता है। जो विद्या मैंने तुम्हें सिखाई थी एक हाथ से पंच मारने वाली, उसका काउंटर अटैक ये था कि प्रतिद्वंदी तुम्हारा बायां हाथ पकड़ता और तुम्हें जमीन पे पटकता। लेकिन मजे वाली बात क्या है कि तुम्हारे पास तो बायां हाथ कोई नहीं। Yes, my dear friend, कभी भी अपनी विपरीत परिस्थितियों को हार का कारण नहीं बल्कि इनको जीत का कारण बनने दीजिए, जीत का कारण बनने दीजिए। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा, मुश्किलों में भाग सकना बहुत आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, क्योंकि लड़ने वालों के कदमों में ही सारा जहान होता है, सारा जहान होता है। थैंक यू आगाज टीम, थैंक यू आदित्य कुमार जी, थैंक यू एमपी मोटिवेशन भाई, थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू आगाज टीम, जितने भी वॉलंटियर यहाँ साथ में जुड़े और सभी लोग जो आप मुझे सुनने के लिए आए, हम सबको सुनने के लिए आए, मैं दिल से थैंकफुल हूँ। और ये तो एक शुरुआत है, 2019 हमारा है, हमारा ये सुनो।